हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दिसंबर 2015 का क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं। और दोस्तों, ये मेरा लाइफ का पहला पेपर था जब मैंने यूजीसी नेट के अंदर ये पेपर दिया था। और दोस्तों, इस पेपर के एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो इस पेपर में 41 क्वेश्चंस मेरे ठीक थे, यानी कि 82% मार्क्स मैंने इसमें पहले ही अटेम्प्ट में ले लिए थे। उसके पीछे का अगर टॉप सीक्रेट मैं आपको बताऊं तो हर वीडियो में आपको बता रहा हूं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है और वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में हालांकि ये काफी इजी था पेपर, लेकिन पिछले क्वेश्चन पेपर से ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो वो क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊंगा। और जो मैंने तैयारी की थी, बेसिकली मैंने तैयारी शुरू की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। 2004 से लेके 2015 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मेरे फिंगर टिप्स पे थे, मुझे सारे याद थे। तो उसने काफ़ी हेल्प की, तभी मैं 82% ले पाया। तो शुरू करते हैं आज का ये पेपर। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं। जब भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट जाते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनकी अपेक्षाएं किससे बढ़ती है? डेफिनेटली उनकी अपेक्षाएं शिक्षक से बढ़ेगी, टीचर से बढ़ेगी कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज इसको आप सॉल्व करो। तो ये जनरल नेचर का एक क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है सेकंड, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है? ठीक है, कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका इवेल्युएशन होता है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। बिल्कुल नेगेटिव यहाँ पे दिया जा रहा है। जो भी आपके एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं या आपके क्लास टेस्ट होते हैं, क्या उनसे आपके ऊपर अतिरिक्त भार डालने के लिए उनको लिया जाता है? बिल्कुल नहीं। यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रस्थापित करता है। बिल्कुल, जो आपके पेपर्स होते हैं, जो आपके एग्जाम होते हैं, आपके जो टेस्ट होते हैं, उसमें आपको ग्रेड दिया जाता है कि आप इतने अच्छे हैं, तो ग्रेड से उसको किया जाएगा। यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। बिल्कुल सही बात, हर पहलू का मूल्यांकन करेगा। आपको ऑब्जेक्टिव कितना समझ आया, आपको सब्जेक्टिव कितना समझ आया, आपको कॉन्सेप्चुअल कितनी नॉलेज है, फैक्चुअल कितनी नॉलेज है, तो हर तरीके से आपका ये इवैल्यूएशन करता है। यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो बिल्कुल सही बात, जो आपका सतत मूल्यांकन होता है, जो कॉन्टिन्यूअस आपके क्लास टेस्ट होते रहते हैं, वो व्यापक मूल्यांकन के टाइम क्या करते हैं? परीक्षा का डर कम कर देता है। यार, मेरे हाउस टेस्ट में इतने अच्छे नंबर आए थे तो डेफिनेटली मेरा जो एनुअल एग्जाम है उसमें अच्छे नंबर आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 BCD। निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? एक टीचर की बड़ी ताकत को कौन से गुण प्रस्तुत करते हैं? संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता, यानी जो इंस्टीट्यूशनल काम होते हैं, इंस्टीट्यूशनल काम, फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल काम होते हैं, क्लर्क का काम भी होता है, NSS का भी काम होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी ताकत क्लर्क के लिए जरूरी है, टीचर के लिए जरूरी नहीं है। उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल एक अच्छा टीचर वही है जो आपको एग्जाम्पल बेटर दे सके और सिचुएशन के हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे सके। अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, कोई भी अवधारणा है, कोई भी तो उसको वेरीफाई करने के लिए टीचर हमेशा तत्पर रहता है। और अगर टीचर से कोई गलतियां हो जाती है तो टीचर को उसे स्वीकार करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे विशेषताएं मानी जाती है, ताकत मानी जाती है टीचर की। दैट्स मीन BCD करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है? जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो किस लिए आपके सामने लिए जाते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्या विशेषताएं होती है? वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। वे निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं।
वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ए, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब दोस्तों यहां पे आपने सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं आगे के। अगर आप पेपर में देखोगे, सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ। सब्जेक्टिव का मतलब है व्यक्तिनिष्ठ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मोदी सरकार के ऊपर एक निबंध लिखो। मोदी सरकार के ऊपर आपने क्या है, एक निबंध लिखना है कि मोदी सरकार आपको कैसी लगी। तो हो सकता है एक व्यक्ति को मोदी सरकार अच्छी लगी, दूसरे व्यक्ति को मोदी सरकार अच्छी नहीं लगी, या फिर हो सकता है पहले व्यक्ति को मोदी सरकार अच्छी लगी, दूसरे व्यक्ति को भी मोदी सरकार अच्छी लगी। तो दोनों ने क्या है, अपनी राय दी। तो वो क्या है, व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ठीक है, ये कुछ लिखेगा, ये कुछ लिखेगा, ये कहीं से शुरू करेगा, ये कहीं से शुरू करेगा, ये कुछ गुण बताएगा, ये दूसरे गुण बताएगा। दैट्स मीन वो व्यक्तिनिष्ठ है। जो हमारे पेपर आते हैं ना 10th +2 या ग्रेजुएशन में आप जो पेपर देते हैं वो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप अपने हिसाब से निबंध के रूप में उसको लिखेंगे, वो होता है सब्जेक्टिव। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी भी उसी तरीके से लिखेगा, दूसरा भी उसी तरीके से, तो अलग अलग लिखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से ऑब्जेक्टिव है कि एक ही इसका आंसर होगा। पूरी दुनिया में एक ही आंसर होगा। आप इसके 2 आंसर नहीं बोल सकते, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ऐसा नहीं है। इसका एक ही आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है केवल एक ही जिसका आंसर हो। हालांकि ऑप्शन 4 दिए हैं, आंसर उसका एक ही है और सभी को वही मानना पड़ेगा, उसमें आपकी सब्जेक्टिविटी नहीं आ सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। अब यहाँ पे कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, मतलब कम ऑब्जेक्टिव, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कम ऑब्जेक्टिव नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं। वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव थोड़ी होते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं, ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने इतना ज़्यादा इसको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैकस डिलॉस की रिपोर्ट का शीर्षक था। जैकस डिलॉस ने जो अपनी एजुकेशन के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसका जो शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है, एक अच्छे टीचिंग के लिए क्या जरूरी है। नीड क्या है अच्छी टीचिंग की? निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। निदान का मतलब होता है डायग्नोस करना। एक टीचर क्या होता है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो क्लास में वो क्या करेगा, सबसे पहले निदान करेगा, डायग्नोस करेगा कि स्टूडेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैथ का टीचर है तो वो सबसे पहले डायग्नोस करने की कोशिश करेगा, बच्चों से पूछेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट्स मीन वो क्या है, डायग्नोस कर रहा है। अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो टीचर उसका उपचार करेगा। उपचार करने के बाद वो निर्देश देगा। निर्देश मतलब वो डायरेक्शन भी देगा कि आपने इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से इजी है, इस तरीके से टफ है। और उसके बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक स्टूडेंट की ली जाएगी। तो अच्छी टीचिंग के लिए चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। दैट्स मीन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? पार्टिसिपेटरी रिसर्च के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? यह ज्ञान को शक्ति रूप में पहचानता है, यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है, यह जांच की सामूहिक प्रक्रिया है, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान उत्पादन है। अब पार्टिसिपेटरी रिसर्च होती क्या है? पार्टिसिपेटरी जो रिसर्च होती है उसमें क्या है, आप लोगों की भी
लोगों के बीच जाओगे और उनको स्टडी करोगे पार्टिसिपेशन के थ्रू। लाइक आपने एक ट्राइबल को स्टडी करना है तो ट्राइबल को आप बाहर से तो स्टडी नहीं कर पाओगे, आपको ट्राइबल के बीच जाना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनके बीच देखना पड़ेगा ये शिकार कैसे करते हैं, ये किस तरीके से लोगों के साथ मेल जोल करते हैं। तो इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन नहीं है। एकमात्र जहां पे लिख दिया ना एकमात्र, एकमात्र का मतलब होता है सिर्फ एक ही उद्देश्य। तो सहभागी अनुसंधान का एक ही उद्देश्य नहीं है, ज्ञान की वृद्धि करना ही उद्देश्य नहीं है, समाज को समझना भी है, सोसाइटी को समझना भी इसका उद्देश्य है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। दैट्स मीन 4 इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है? एक हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा कथन सही है? यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, वैकल्पिक एवं नल परीक्षण दोनों का परीक्षण किया जा सकता है, वैकल्पिक एवं नल परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। दोस्तों पहले आपको समझना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको आप 1 से शो करते हैं, और दूसरा होता आपका नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आप 0 से शो करते हैं। तो हाइपोथेसिस मेनली 2 प्रकार की होती है। पहली होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको आप 1 से शो करते हैं, नल हाइपोथेसिस को आप 0 से शो करते हैं। 1 का मतलब होता है यस और 0 का मतलब होता है नो। ये बहुत ही बेसिक चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। 1 का मतलब होता है यस और 0 का मतलब होता है नो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक हाइपोथेसिस सेट की, अगर ऑनलाइन टीचिंग की जाएगी, अगर ऑनलाइन टीचिंग की जाएगी तो उससे विद्यार्थियों के आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये आपकी हाइपोथेसिस है। अगर ऑनलाइन टीचिंग की जाती है तो लोगों की आंखों पे प्रभाव पड़ेगा, ये आपकी हाइपोथेसिस है। अगर ये हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है दैट्स मीन यस प्रभाव पड़ा, दैट्स मीन आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस काम कर गई। अगर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, नो रेलिवेंस, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, यानी आपने जो हाइपोथेसिस सेट की थी कि ऑनलाइन क्लासेस से लोगों की आंखों पे प्रभाव पड़ेगा, अगर वो प्रूव नहीं होती दैट्स मीन नल हाइपोथेसिस, आपका नो आ जाएगा क्योंकि कोई भी रिलेशन उनके बीच नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों ये बात याद रखने लायक है कि जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो इसमें केवल नल परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस अगर प्रूव हो जाती है दैट्स मीन अगर आपकी नल हाइपोथेसिस यहां पे आपने टेस्ट की, नल हाइपोथेसिस का मतलब है या तो आपका आंसर 0 आएगा या आपका आंसर 1 आएगा। अगर आपका आंसर नल हाइपोथेसिस आपकी प्रूव हो जाती है दैट्स मीन कोई रिलेशन उसके बीच नहीं है। अगर नल हाइपोथेसिस आपकी डिसअप्रूव हो जाती है दैट्स मीन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी ली जाएगी। तो परीक्षण किसका किया? सिर्फ नल हाइपोथेसिस का, और नल हाइपोथेसिस से ही ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का हमें पता लगता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एपीए शैली के संदर्भ प्रारूप के मूलभूत नियम है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो रेफरेंसिंग स्टाइल है उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है? छोटी कृतियों जैसे जर्नल, आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा। दोस्तों जो एपीए स्टाइल है उसमें कभी भी निबंध के शीर्षक, निबंध जो आपके होते हैं आर्टिकल के शीर्षक को तिरछा नहीं किया जाता है, हालांकि जर्नल जो होता है उनको तिरछा किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक जर्नल है ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली आपका जर्नल है, तो ईपीडब्ल्यू को आप क्या करोगे? तिरछे में लिखोगे, उसको इटैलिक में लिखोगे, तिरछा लिखोगे, ना कि उसके अंदर जो आर्टिकल छपे हैं उसको तिरछा लिखोगे। ठीक है, आर्टिकल को आप तिरछा नहीं लिखते हैं, दैट्स मीन एक गलत है। लेखकों के नाम उल्टा करके लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। लाइक आपने एपीए स्टाइल में अगर आप लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? कुमार पहले लिखोगे, नीरज बाद में लिखोगे। लंबी कृतियों जैसे पुस्तक, जर्नल के शीर्षकों को तिरछा लिखना पहले ही बता चुका हूं, जैसे ईपीडब्ल्यू है तो पुस्तक जो होती है या जर्नल होते हैं उनको तिरछा लिखा जाता है, ना कि आर्टिकल को लिखा जाता है। संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णन क्रम में सूचीयन, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप रेफरेंस देते हैं, बिबिलियोग्राफी लिखते हैं, बिबिलियोग्राफी में क्या है?
अल्फ़ाबेट के हिसाब से, लाइक पहले ए से जिसका नाम आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, फिर ए, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से पूरे लेखकों को आप क्रम में लिखेंगे। दैट्स मीन एक गलत है, बाकी सारे ठीक है। बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कौन सेमिनार की विशेषताएं हैं? यह अकादमिक अनुदेश का प्रकार है, बिल्कुल सही बात है। ये एकेडमिक जो हमारा एरिया है उससे रिलेटेड सेमिनार किए जाते हैं। इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है। तो हमेशा हम सेमिनार जब भी अटेंड करते हैं तो क्वेश्चंस, हमारी जो क्वेरी होती है उसको हम पूछते हैं। इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं। इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो आपका सेमिनार होता है ये इसमें बड़े ग्रुप नहीं हो सकते कभी भी। सेमिनार के अंदर लिमिटेड सीट्स होती है, लाइक 30 सीट्स या 40 सीट। बहुत ही बड़ा सेमिनार हो गया कोई इंटरनेशनल लेवल का, उसमें भी 30 से 40 सीट्स ही भरी जाती है। तो इसमें अनलिमिटेड सीट्स नहीं होती है। दैट्स मीन ए बी डी करेक्ट आंसर है। ए बी डी इसका 4 करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि कितने क्वेश्चन यहां तक रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इसीलिए मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करना चाहा। क्वेश्चन नंबर 11, एक अनुसंधानकर्ता, एक रिसर्चर किसी शहर में एक राजनीतिक दल की संभावनाओं के प्रति अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता दी जानी चाहिए? कोई रिसर्चर है, वो देखना चाहता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस शहर में सूट करती है या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहां पे जीतेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा रिसर्चर को? उसे प्रश्नावली, एक क्वेश्चनियर तैयार करना पड़ेगा और लोगों के बीच जाना पड़ेगा और उस क्वेश्चनियर से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है। तभी रिसर्चर को पता लगेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे जीतेगी। निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते? रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स इनमें से किसके ऊपर लागू नहीं होते? रिसर्च एथिक्स का मतलब है कि आप रिसर्च से जुड़े मानकों को प्रयोग करेंगे, उसमें कोई गलत काम नहीं करेंगे। शोध प्रारूप, कॉपीराइट। कॉपीराइट में हमेशा एथिक्स देखे जाते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की रिसर्च से कुछ भी नहीं चुरा सकते या ले सकते हैं जिसके ऊपर उसका कॉपीराइट हो। अगर आपने वो किया है तो रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन माना जाएगा। पेटेंट नीति का अगर आपने तोड़ा है तो वो भी रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन माना जाएगा। और डाटा शेयरिंग, यानी आपने किसी से डाटा ली, थर्ड पार्टी से डाटा लिया और उसको अपना बोल के शेयर कर दिया, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर कर दिया जिससे डाटा देने वाले को हानि होगी, तो ये सारे रिसर्च एथिक्स के क्या है? उल्लंघन है। लेकिन जो आपका शोध प्रारूप होता है, शोध प्रारूप यानी रिसर्च डिजाइन के ऊपर किसी का भी पेटेंट नहीं होता है। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, दैट्स मीन एक व्यक्ति अगर क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है, तो दोनों का जो शोध प्रारूप है, रिसर्च डिजाइन है, सेम हो सकता है। तो इसमें कभी भी रिसर्च एथिक्स लागू नहीं होता है। दैट्स मीन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 70 तक पैराग्राफ दिया है, तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य है। स्टूडेंट टीचर का इवैल्यूएशन करते हैं। आप लोग भी अगर एमए में पढ़े होंगे तो आपको टीचर का इवैल्यूएशन करने के लिए एक फॉर्म दिया जाता है कि आप इस टीचर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो ये किस लिए टीचर का इवैल्यूएशन किया जाता है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना। अब देखो यहाँ पे इवैल्यूएशन किसका हो रहा है? इवैल्यूएशन यहाँ पे टीचर का हो रहा है। लेकिन जब वो टीचर का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट की कमजोरियों को ही पहचानने के लिए वो दिया जाता है। क्योंकि एक जो स्टूडेंट होगा वो टीचर के बारे में बोलेगा कि ये समझाता सही नहीं है, ठीक है, समझ ही नहीं आता है कि ये पढ़ाते क्या है, ये टाइम वेस्ट करते हैं। तो उससे क्या है, उससे समझ आएगा कि विद्यार्थियों की कमजोरी क्या है, विद्यार्थियों को क्यों इस टीचर का समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट्स मीन यहाँ पे टीचर की कमजोरी नहीं देखी जा रही है, स्टूडेंट की कमजोरी देखी जा रही है। शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना।
शिक्षण की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना, बिल्कुल सही बात। ये तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। दोस्तों इसके 3 करेक्ट आंसर है। शिक्षक को शिक्षण कार्य में गंभीरता लेने का संदेश देना, क्योंकि जब स्टूडेंट टीचर का इवैल्यूएशन करेगा और बोलेगा कि समझाता ढंग से नहीं है या फिर क्लास में रेगुलर नहीं आता है, तो उससे क्या है, टीचर गंभीरता लेगा कि यार स्टूडेंट ने तो मेरी बेइज्जती कर दी। ठीक है, दैट्स मीन A, B, C करेक्ट आंसर है। 3 इसका करेक्ट आंसर है। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। दोस्तों विचारों के जो गतिशील पैटर्न होते हैं, आइडियाज के जो डायनामिक पैटर्न्स होते हैं, डायनामिक पैटर्न्स, उनकी शुरुआत के लिए कक्षा में जो कम्युनिकेशन की जाती है उसका केंद्रीय बिंदु होता है मस्तिष्क चित्रण। इसको आप ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी कह सकते हैं, माइंड खोल देना पूरी तरीके से। आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, लाइक जल प्रदूषण का आपके सामने एक क्वेश्चन रखा और वो क्वेश्चन क्लास के सामने पुट कर दिया कि आप वाटर पोल्यूशन के ऊपर अपनी राय दो, तो लोग अपना दिमाग खोल देंगे, अपना मस्तिष्क चित्रण करेंगे। एक व्यक्ति बोलेगा कि जल प्रदूषण कारखानों के कारण होता है, दूसरा गाड़ियां धोने के कारण, तीसरा बोलेगा कुछ और कारण, चौथा कुछ और, पांचवा कुछ और, अलग अलग कारण स्टूडेंट देंगे। दैट्स मीन जब भी आप यहाँ पे डायनेमिक पैटर्न की शुरुआत करते हैं तो मस्तिष्क चित्रण किया जाता है, लोगों के विचार वहां पे अलग अलग लिए जाते हैं। वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को जाना जाता है पराभाषा के रूप में। पराभाषा, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज ही इसको बोला जाता है। एस्पेक्ट ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज पैरा लैंग्वेज। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहां पे ये पूछना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को। एक वाणी होती है, फॉर एग्जाम्पल वाणी का मतलब है किसी की आवाज पतली होगी, किसी की आवाज मोटी होगी, किसी की आवाज मधुर होगी, लेकिन आवाज के पहलुओं को पहचाना जाता है। आवाज के पहलू क्या होते हैं, एकदम से वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको बोला जाता है। क्लास में स्टूडेंट क्या है, अगर आप एक तरीके से बोल रहे हो, सीधा सीधा बोल रहे हो, सीधा 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 बोल रहे हो, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन यूज नहीं कर रहे हो, तो स्टूडेंट सो जाएंगे। तो वॉइस मॉड्यूलेशन होती है, कभी आप जोर से बोलोगे, कभी आप स्लो बोलोगे, कभी आप पॉज दोगे, अपने आप में रुकोगे, कभी आप जल्दी जल्दी बोलोगे, तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन कहलाता है और इसको कहा जाता है पैरा लैंग्वेज। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है अभिग्रहण से, संचरण से, गैर विनिमय से और संदर्भ से। दोस्तों जितने भी प्रकार की कम्युनिकेशन होती है वो कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिकेशन पॉलिटिशियन कर रहा है, एक कम्युनिकेशन टीचर कर रहा है, एक कम्युनिकेशन डॉक्टर कर रहा है। इन तीनों की जो कम्युनिकेशन है इनका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होगा। पॉलिटिशियन का है, राजनीति कर रहा है, तो उसका संदर्भ अलग है, तो उसकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली डिफरेंट होगी। वो क्या है, अगर वो एक पार्टी का है तो दूसरी पार्टी के ऊपर वो क्या है, प्रहार करेगा। अब टीचर कम्युनिकेशन कर रहा है तो टीचर का टीचर का संदर्भ कुछ अलग है। टीचर का संदर्भ क्या है, टीचर किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ज्ञान की वृद्धि में बात कर रहा है, वो आपको कुछ समझाना चाहता है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। डॉक्टर का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा यहाँ पे। दैट्स मीन जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो संदर्भ से, कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित होती है। कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियों, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है। क्लासरूम में कम्युनिकेशन जो की जाती है, क्लासरूम में कम्युनिकेशन जो की जाती है उसमें आपका एटीट्यूड जो होता है, एटीट्यूड मतलब क्लासरूम कम्युनिकेशन हो रही है और टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया और उदंड बालक खड़ा हो गया और वो कुछ मतलब इग्नोर कर रहा है, इधर उधर इशारे कर रहा है, मतलब बहुत ही अजीब तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो हमेशा होगा अशाब्दिक। जो हमारा एटीट्यूड होता है ना क्लास में, या तो टीचर के लिए सम्मान हो सकता है या डिसरिस्पेक्टफुल हम टीचर के लिए हो सकते हैं, वो अशाब्दिक संचार होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें शब्द नहीं होते हैं, एटीट्यूड में कोई शब्द नहीं होते हैं, वो अशाब्दिक होते हैं, वो देखना पड़ता है, वो समझना पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है उपयोगितावादी। टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होती है वो उपयोगितावादी होती है, अप्रमाणिक नहीं होती है। अप्रमाणिक मतलब जिसका प्रमाण ना हो और आप फालतू में ही कोई स्टोरी वहां पे सुना रहे हो। विवेचनात्मक भी नहीं होता है कि विवेचना ही करनी है उसकी, और प्रतिरोधात्मक मतलब विरोधी भी नहीं होता है, वो उपयोगितावादी होता है। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। एक कक्षा के अंदर कम्युनिकेटर जो होता है, कक्षा के अंदर जो एक टीचर होता है या फिर कम्युनिकेटर स्टूडेंट भी हो सकता है जो टीचर से कम्युनिकेशन कर रहा है, उसका विश्वास स्तर कि कितना कॉन्फिडेंस इसके अंदर है वो कहां से निर्धारित होगा? तो डेफिनेटली वो नजर मिलाने से होगा। अगर स्टूडेंट झूठ बोल रहा है, उसको आता नहीं है, तो उसकी नजरें झुक जाएगी। अगर वो कॉन्फिडेंस है, अगर वो कॉन्फिडेंट है, विश्वास स्तर उसमें बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो नजर मिला के ही बात करेगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो यहां पे इन्होंने किया क्या है, आप वीडियो को रोक सकते हैं अगर आपने खुद इसको सॉल्व करना है। यहां पे सिंपली इन्होंने किया है 2 + 2, प्रीवियस ईयर से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, +1, 2 और 2 4 + 1 5। फिर इन्होंने आगे भी ऐसा ही किया है। एक मिनट, 2 5 10 17, 2 + 2 4 5, यहां पे डिफरेंस है 5 का, यहां पे डिफरेंस है 3 का, यहां पे डिफरेंस है 7 का, आगे डिफरेंस यहां पे 26 17 और 26 के बीच है 9 का डिफरेंस। तो सिंपल यहां पे डिफरेंस इन्होंने देखा गया है, जैसे 2 और 5 के बीच 3 का है, 5 और 10 के बीच 5 का डिफरेंस है, फिर 10 और 17 के बीच 7 का डिफरेंस है, फिर अगला 9 का डिफरेंस है, 9 के बाद यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, अगला डिफरेंस होएगा 13 का डिफरेंस। यानी ऑड नंबर इन्होंने यहाँ पे लिए है 3 5 7 9 11 13, तो 37। अब हमने अगर 13 जोड़ा तो डेफिनेटली ये आएगा A, 50 इसका करेक्ट आंसर है। 210 छात्रों का एक समूह, किसी परीक्षा में 1/3 छात्रों का माध्य 60 पाया जाता है, शेष छात्रों का माध्य 78 पाया जाता है, तब संपूर्ण का माध्य क्या होगा? दोस्तों ये यहाँ पे एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने एवरेज की वीडियो, DI की वीडियो बेसिक्स मेरी नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 210। टोटल स्टूडेंट है 210। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 210। और किसी परीक्षा में शामिल हुआ, 210 हुए शामिल, और 1/3 का माध्य 60 पाया जाता है। 1/3 यानी 33%। तो 210 का 1/3 अगर हम निकालेंगे, 210 गुणा 1/3, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या फिर 210 को डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर लीजिए। 210 गुणा 1/3, तो कितने स्टूडेंट है जिनका माध्य 60 पाया गया, वो पहले हमने निकालना है। तो 3 एकम 3, 7 या 21, 0 का 0, 1 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यानी 70 स्टूडेंट। 210 का 1/3 कितना होता है? 70 स्टूडेंट। तो 70 स्टूडेंट का माध्य पाया गया 60। इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए, यहां पे मुझे मिटाना पड़ सकता है ये। तो 1/3 का माध्य 60 पाया गया, दैट्स मीन इनका एवरेज 60 पाया गया। एक का भी 60 बन गया, दूसरे का भी 60, तीसरे का भी 60, चौथे का भी 60, और इस तरीके से 70 व्यक्तियों का जो माध्य पाया गया, जो एवरेज पाया गया, वो 60 पाया गया। तो इनके टोटल अंक हमें पहले निकालने पड़ेंगे। 70 गुणा 60 हम यहाँ पे करेंगे, 0 का 0 का 0 गुणा 600, 7 छिक्का 42। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये 4200 मार्क्स इनके हैं। यानी 70 स्टूडेंट के अगर टोटल मार्क्स हम जमा कर दे तो वो 4200 है। शेष छात्रों का माध्य 68 पाया जाता है। शेष स्टूडेंट कितने बचते हैं? टोटल थे 210, 210 में से क्या है 70 का माध्य 4200 पाया गया है। इसको आप आराम से समझिए, 70 स्टूडेंट का कितना पाया गया?
4200। अब हमारे पास 210 में से हमने क्या किया, 70 माइनस कर दिया, 0 का 0, 11 में से 7 गए 4, 1। अब हमारे पास स्टूडेंट कितने बचे, 140। 140 स्टूडेंट का माध्य है, यानी शेष स्टूडेंट जो बचे हैं 140, इनका माध्य पाया गया 78। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, 140 गुणा 78 हम यहां पे कर देंगे। तो हमारे पास शेष स्टूडेंट के जितने मार्क्स टोटल आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। तो 800, 8 चौका 32, शेषफल बचा 3, 8 एकम 8, 8 3 11, 1120, 700, 7 चौका 28, शेषफल बचा 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9, 0 2 9 10, 1920। यानी जो बाकी शेष बचे स्टूडेंट है उनका टोटल मार्क्स कितने हैं, 10,920। तो इनको हम प्लस कर लेंगे, 10,920। इसको अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे कराता तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 2 9 2 11, हासिल आया 1 5 15, 15,120 इनका टोटल मिलाने पे आया है। तो इन्होंने संपूर्ण का माध्य पूछा है, तो 15,120 हमारे पास ये आया है, 15,120 टोटल हमारे पास 15,120 आया है। और टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास, 210, यानी इसको 210 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा इनका माध्य आ जाएगा। तो 0 से 0 काटा, अब हमारे पास 1512 बचा और यहाँ पे 21 बचा। तो अगर आपको इस तरीके से दिक्कत आती है तो आप 21 यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि नीचे वाली संख्या से हमें क्या है, 1512 को भाग देना है। तो 21 सता 147, 21 सता 147, 11 में से 7 गए 4, ये पूरी तरीके से कट गया, ऊपर से उतारा हमने 2 उतारा ऊपर से, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, ये पूरी तरीके से कट गया। दैट्स मीन टोटल स्टूडेंट का जो माध्य है वो कितना आएगा, 72। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अनिल अपने घर से पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह महसूस किया कि वो गलत दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वो यहां पे था अनिल और ये पूर्व की दिशा में गया, तो पूर्व दिशा इधर को है, और कितना गया, 6 km गया, 6 किलोमीटर वो गया। लेकिन उसको पता लगा कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, इसलिए वो वापस घुमा और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गया। अब यहां से यहां तक गया था वो, अब यहां से वो वापस घुमा और पश्चिम की ओर यानी ऑपोजिट दिशा में कितना गया वो, 12 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक कितना है, 6 किलोमीटर, यहां से आगे भी ये 6 किलोमीटर गया, तभी तो 12 किलोमीटर हुआ। ठीक है, दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी की। अब देखो इसका मुंह पश्चिम की ओर था, इधर की ओर था, तो इसका ये बायां है, ऊपर वाला दायां है, दैट्स मीन ऊपर को ये घूमा और 8 किलोमीटर ये चला। अब ये पूछ रहा है उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी क्या है, तो उसका घर यहां पे है और ये है सीधी दूरी, ये है सीधी दूरी। अब इसकी यहां पे देखो ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज में वही फॉर्मूला लगेगा पिछले क्वेश्चन पेपर में मैंने जो आपको बताया था। अब इसको हम मानते हैं ए बी सी, एबीसी हमने ये त्रिभुज मान लिया है, यहां पे एबीसी त्रिभुज हमारे पास बन गया है। तो हमें क्या है, ए बी की दूरी हमें यहां पे पता है, ए बी का स्क्वायर प्लस जो फॉर्मूला लगना था ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर निकालना हमने क्या है, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। तो इसमें हमने यहां पे लिखा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला इसमें लगना है क्योंकि ए सी का स्क्वायर, ये ए सी का स्क्वायर हमने निकालना है कि ए सी की दूरी कितनी है, ए और सी के बीच कितनी दूरी है, ये हमने यहां पे निकालना था। अब हमें पता है ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए और बी यहां पे है, ए बी का स्क्वायर कितने का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर आप यहां पे देख रहे हो, बी सी का स्क्वायर कितने का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हमने यहां पे लिख लिया। तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास यहां पे आ जाएगा, यू ऐसे अंडर रूट में आप इसको लिखते हैं, तो हमारा क्या निकला था,
AC का स्क्वायर, सॉरी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर था 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर था 6 का स्क्वायर, ये हमने लिया है अंडर रूट में। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 अंडर रूट में। अब इन दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो ये अंडर रूट 100 आ गया। अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 का मतलब होता है, ये 100 आपके पास था, 100 को आपने 10 से काटा, 10 दाए 100 और 10 से कम 10, ये 10 का क्या है आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया। 10 को आप एक ही मानोगे क्योंकि अंडर रूट में है, दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर आया 10। आई थिंक मैं इसको अच्छे से यहाँ पे समझा नहीं पाया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ, 4-5 इसके एग्जाम्पल। हालांकि डायरेक्शन का आई थिंक मैंने अपलोड किया है, तो आप उसके बेसिक फॉर्मूला वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसको आपने उसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। B2E, उसके नीचे आपने लिख लेना है D5H, फिर है F12K, फिर है H27N। अब इसको समझ लीजिए, इसमें हुआ क्या है, इन्होंने किया क्या है यहाँ पे। अब देखिए B के बीच इन्होंने क्या छोड़ दिया है, C छोड़ दिया है, अगला D है, D के बाद E छोड़ दिया है, अगला F है, F के बाद G छोड़ दिया है, अगला H है, H के बाद डेफिनेटली अगला क्या होगा, I छोड़ के, I इन्होंने छोड़ दिया है, I के बाद अगला क्या होगा, J होगा, एक छोड़ना है, दैट्स मीन अगला J होगा। यहाँ पे E के बाद F और G दो छोड़ दिए हैं, H है, I J यहाँ पे छोड़ दिए K, L M यहाँ पे छोड़ दिए N, तो हमें यहाँ पे दो छोड़ने पड़ेंगे, N O P हमने छोड़े, अगला होगा Q। तो अब बीच के इसको देखने की भी जरूरत आपको नहीं है, जिस के अंदर J और Q है वही हमारा आंसर है। तो J एंड Q है D के अंदर, तो D इसका करेक्ट आंसर है। एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थे। पार्टी में महिलाओं की संख्या कितनी है। पार्टी आयोजित की गई जिसमें कौन था, दादी, माता, 4 पुत्र और उनकी पत्नियां। अब 4 पुत्र थे तो 4 पुत्र की 4 कितनी थी, 4 पुत्र की 4 पत्नियां हुई। अब दादी भी यहां पे है और माता भी यहाँ पे फीमेल है, तो 4 फीमेल, तो इनकी 4 पत्नियां हो गई, दादी भी फीमेल है और माता भी फीमेल है, टोटल कितनी होगी यहाँ पे 6। आगे पढ़ लेते हैं। पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र और 2 पुत्रियां, एक पुत्र और 2 पुत्रियां, यानी इसके भी 2 पुत्रियां हैं, इसके भी 2 पुत्रियां हैं, इसके भी और इसके भी 2 पुत्रियां हैं। पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या अब बहुत सिंपल हो गया है, 3 3 6 3 9 3 12 2 14, टोटल महिलाएं कितनी है यहाँ पे 14। PQ भाई है, ये ब्लड रिलेशन का भी मैंने आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताया, आप उसको देख सकते हैं। PQ भाई है, दैट्स मीन हम क्या कर लेंगे, PQ भाई है, तो इसको हमने क्या है रेक्टेंगल में रख दिया। RS बहन है, R और S क्या है, बहनें हैं, इसलिए हमने इसको वृत्त में रख दिया है। P का पुत्र S का भाई है, P का कोई पुत्र है, अब इसको ओके, P का कोई पुत्र है, वो क्या है S का भाई है, P का पुत्र S का भाई है, दैट्स मीन यहां पे S यहां पे आ गया हमारा और R इसके साथ हमने यहाँ पे जोड़ लिया, क्योंकि P का पुत्र S का भाई है, S का भाई है क्योंकि बहन है, S का भाई है, दैट्स मीन ये R का भी भाई हो जाएगा, इसको हमने यहाँ से हटा लिया है। अब ये पूछ रहा है Q R से कैसा संबंध है, Q का R से कैसा संबंध है, ये Q है ये R है। अब यहाँ पे देखो
ये तीनों भाई बहन है और ये इसके पापा है और ये पापा का भाई है। पापा का भाई क्या लगता है? पापा का भाई लगता है चाचा। दैट्स मीन ये चाचा भतीजी का इनके बीच रिलेशन है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। निम्न दिए गए तर्क पर विचार कीजिए। शिक्षकों का रोजगार पूर्व परीक्षण बिल्कुल उचित है क्योंकि चिकित्सकों, वास्तुकारों एवं अभियंताओं जो इस समय नियुक्त है को परीक्षण का सामना करना पड़ता है। ये किस प्रकार का तर्क यहाँ पे दिया गया है, आर्गुमेंट दिया गया है? ये क्वेश्चन 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है और फ्यूचर में भी ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के फ्यूचर में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज की तुलना, यहाँ पे टीचर की तुलना चिकित्सकों, वास्तुकारों से की जा रही है। दैट्स मीन ये क्या है? सादृश्य है। सादृश्य देख रहे हैं, एनालॉजी ये यहाँ पे देख रहे हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से 2 तरह से संबंधित है कि वे दोनों सही हो सकते हैं यद्यपि वे दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। दोनों सही हो सकते हैं लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको देख लेते हैं। कुछ पुजारी धूर्त होते हैं। ये कुछ आपके पुजारी है, कुछ आपके पृष्ठ है। ये क्या होते हैं? इसको डी से धूर्त होते हैं। कोई पुजारी धूर्त नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी मेल नहीं खा रहा है। कोई पुजारी धूर्त नहीं होता है। सेकंड, थर्ड में सभी पुजारी धूर्त होते हैं। ये ऑल मान के चल रहा है। ये आपके पुजारी है और ये आपके धूर्त है। और फोर्थ है, कुछ पुजारी धूर्त नहीं होते हैं। कुछ पुजारी, ये आपके पुजारी है और ये आपका धूर्त है। तो दोनों सही हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते। अब देखो सम यहां पे लग रहा है, यहां पे भी, यहां पे भी, ठीक है। ये मेल नहीं खा रहा है, ये भी मेल नहीं खा रहा है। दैट्स मीन 1 और 4 एक जैसे आ रहे हैं। यहां पे कुछ पुजारी धूर्त है, कुछ पुजारी यहां पे धूर्त है और यहां पे कुछ पुजारी धूर्त नहीं है। दैट्स मीन 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है। संरचना वाले तर्क वाक्यों का समूह जो कुछ निष्कर्ष प्रदर्शित करता है कहलाता है। एक स्ट्रक्चर्ड जो तर्क वाक्य होते हैं जो कोई निष्कर्ष बताता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक तर्क, आर्ग्यूमेंट वो कहलाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कोई आदमी पूर्ण नहीं है। अब ये बोल रहा है कोई जो आदमी है कंप्लीट पूर्ण नहीं है। नीचे बोल रहा है कुछ आदमी पूर्ण नहीं है, कुछ आदमी पूर्ण नहीं है। अब दोस्तों ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हो सकती है। ये भी हो सकता है कि नो मैन, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि कोई आदमी परफेक्ट नहीं है और ये भी पॉसिबल है कि कुछ उसमें से परफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कक्षा के अंदर 10 आदमी है, ये भी हो सकता है उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी को भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ आदमी को इंग्लिश आती है, कुछ आदमी इंग्लिश में परफेक्ट है, कुछ आदमी इंग्लिश में परफेक्ट नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है? ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है वो कहलाती है स्वनिर्मित परिभाषा। ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है और इसकी डेफिनेशंस मैं पहले ही आपको बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। यदि तर्क वाक्य कोई आदमी ईमानदार नहीं है को गलत माना जाता है। अब यहाँ पे मैन है, कोई आदमी ऑनेस्ट नहीं है, सॉरी इस तरीके से नहीं, कोई आदमी ऑनेस्ट नहीं है को गलत माना जाता है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से किसे निश्चित रूपेण सही होने का दावा किया जा सकता है? तो यहां पे ऑल नॉट की बात हो रही है, ऑल नॉट। तो इसका मतलब होगा ऑल नॉट का सम नॉट से हम इसका आंसर निकलेगा। ऑल नॉट का उल्टा जो होता है वो होता है सम नॉट। तो दैट्स मीन 3 इसका करेक्ट आंसर है। कुछ आदमी ईमानदार नहीं है। यहां पे था ऑल नॉट, ऑल नॉट का जो सही होने का दावा किया जाएगा सम नॉट। तो 3 करेक्ट आंसर है। और यहां पे ये डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही सिंपल टाइप की पूछी गई थी
सिंपल तो नहीं, अगर आपको बेसिक्स इसके नहीं आते तो आपके लिए काफ़ी टफ होने वाली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये डीआई कह सकते हैं। और ये पहला क्वेश्चन था जिसमें 6 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे गए थे। तो सबसे पहले आप डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे वर्ष दिए हैं, वर्ष 1951 से 2011 तक, 1951 से लेके 2011 तक। एक तो पॉपुलेशन यहाँ पे दी है, दूसरी यहाँ पे विद्युत उत्पादन गीगावाट में दिया गया है। और गीगावाट का यहाँ पे मतलब भी समझाया गया है कि 1 गीगावाट 1000 मिलियन वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने 1000 मिलियन वाट को समझ लेना है कि 1000 मिलियन वाट को लिखते कैसे है, एक्चुअल में 1000 मिलियन वाट होता क्या है। तो आपको 1 मिलियन का पता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख। और 1000 मिलियन कितना होगा, 1000 मिलियन कैसा होगा, आपने सिंपली ये 1000 लिख दिया, और मिलियन में कितनी जीरो होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मिलियन में जितनी जीरो होती है वो आपने 1000 के पीछे लगा देनी है, तो 1000 मिलियन आपका आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो आपने यहाँ पे इसके पीछे लगा दी, ये आपका 1000 मिलियन आ गया है यहाँ पे। यानी 1 गीगावाट कितने के बराबर होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। तो 1000 मिलियन कितने के बराबर होता है, 1 अरब के बराबर। ठीक है, अब अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले 1000 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, 10,000, 10,000 का एग्जाम्पल आप लीजिए। 10,000 का तो आपको पता ही है 10,000 कैसे लिखते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाया है। पहले मैंने लिखा 10, 10 के बाद 1000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पे लगी है, तभी ये 10,000 बना। वैसे ही आपने क्या किया, पहले यहाँ पे आपने 1000 लिखा, और 1000 क्योंकि मिलियन वॉट है तो मिलियन में 6 जीरो होती है, तो आपने मिलियन में पीछे 6 जीरो लगा दी। ये आपके बहुत काम आएगा आगे, अगर बेसिक आपको ये समझ आ गया। आबादी की सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई, आबादी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज किस वर्ष में हुआ। अब देखो 1951 से 2021 में आबादी कितनी बढ़ी, यहाँ पे 1 मिलियन यानी 10 लाख यहाँ पे बढ़ी। 21 से 24 कितनी बढ़ी, यहाँ पे 30 लाख बढ़ी, यहाँ पे भी आपकी 30 लाख बढ़ी, यहाँ पे भी 30 बढ़ी, यहाँ पे 20 बढ़ी, यहाँ पे आपकी 30 बढ़ी। लेकिन जहाँ पे इनिशियल वैल्यू छोटी है वहाँ पे वृद्धि ज़्यादा होती है। दैट्स मीन 1961 से 1971 तक सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो 1961 की इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21, फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 अपॉन 21। इसके बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का, गुणा 100 हम इसको करेंगे तो 7 या 21, 3 एकम 3। अब 100 को हमने 7 से डिवाइड कर लेना है, 7 से हमने 100 को डिवाइड किया तो 7 एकम 7, यहाँ पे बचा 3, 7 चौका 28, 14% यहाँ पे वृद्धि हुई है। और ये सबसे ज़्यादा वृद्धि है जब आप इसको सॉल्व करोगे। आबादी की औसत दशगत वृद्धि दर क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, औसत दशगत वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखना पड़ेगा इस दशक में कितनी वृद्धि हुई। 20 से 21 हुई तो कितनी वृद्धि हुई, फिर 21 से 24 हुई कितनी हुई, इनिशियल इसको मानेंगे, फाइनल इसको, फिर इनिशियल इसको, फाइनल इसको, फिर इनिशियल इसको, फाइनल इसको। इस तरीके से आपको पूरा निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, आप इसको इनिशियल मानो, इसको फाइनल मानो, और उसके बाद इसको 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको देख लेते हैं। इनिशियल हमने कितना माना, इनिशियल है हमारा 20 माइनस फाइनल वैल्यू है हमारी 30 बटे में इनिशियल वैल्यू लिख दी। इसके बीच डिफरेंस कितने का है, 20 और 30 के बीच 10 का, सॉरी ये यहाँ पे 35 है, 15 का यहाँ पे डिफरेंस है, ओके, गुणा 100।
तो 0 से हमने 0 काट दिया, यहाँ पे बचा है हमारे पास 15 और यहाँ पे बचा है 2, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 15 गुणा 5, ऊपर यहाँ पे 15 बचा है, यहाँ 15 गुणा 5 होता है हमारा 75% यहाँ पे इंक्रीज हुई है। लेकिन औसत दशगत पूछी है, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 7 है, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 दाया 70, 7 एकम 7, 7 एकम 7 दाया 70, 10 पॉइंट कुछ आ जाएगी, 10.12 के आसपास ये आ जाएगी। तो क्योंकि हमने ये शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है तो 10 के आसपास जो यहाँ पे है, 10 के आसपास ये यहाँ पे दिया गया है 9.82 औसत दशगत वृद्धि यहाँ पे दिखाई गई है। इसको एक बार आप रिवाइंड कर सकते हैं वीडियो को। मैंने किया क्या, मैंने सिंपली यहाँ से यहाँ तक जितनी वृद्धि हुई वो 75 आया था, 75 को हमने क्या है 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 7 दशक यहाँ पे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उसको करने से हमारा 10 पॉइंट कुछ आया, दैट्स मीन हमारा 9.82 औसत दशगत वृद्धि है। औसत दशगत वृद्धि दर के आधार पर वर्ष 2021 में आबादी कितनी होगी? औसत दशगत वृद्धि, तो औसत दशगत वृद्धि क्या है हमारी 9.82, तो हम 9 मान के इसको चलते हैं। अब इन्होंने क्या है 2021 का पूछा है, 2021 में आबादी कितनी होगी, तो हमने क्या करना है 35 को 9 से गुणा कर देना है, 35 गुणा 9, क्योंकि औसत दशगत वृद्धि क्या थी बटा 100, ठीक है। 35 गुणा 9, तो हम 20 पंजा 100, 7 पंजा 35, ये हमने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे बचा 20, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 9 सत्ते 63, 63 को सिंपली डिवाइड करेंगे किससे, 20 यहाँ पे बचा हमारे पास, तो 20 से कम 20 बीतिया 60, ऊपर से हमारे पास 3 आया यहाँ पे नीचे, और अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, और हमने पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगा दिया, 3.1, ऑलमोस्ट कितनी वृद्धि होएगी 3.1, तो अभी 35 है, 35 से हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 38.1। शॉर्टकट मेथड हमने यूज़ किया है क्योंकि ये 9.82 है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे 38 पॉइंट से ऊपर ही होगा, 38.49 इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता कितनी थी? अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये वॉट में निकालना पड़ेगा, तो 1951 की बात यहाँ पे हो रही है, तो 1951 में हर आदमी को कितनी वॉट विद्युत उपलब्धता हो रही थी? तो आबादी थी 20, फॉर एग्जाम्पल 20 लोग थे, 20 लोगों को 10 रोटी यहाँ पे मिल रही है, 20 लोगों को 10 रोटी मिल रही है, तो हर आदमी को कितनी रोटी मिलेगी? डेफिनेटली आधी रोटी मिलेगी, 1/2 आधी रोटी मिलेगी। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आबादी, सबसे पहले हमें आबादी नीचे लिखनी पड़ेगी, तो आबादी कितनी है 20 मिलियन, तो हम यहाँ पे कर देंगे 20 हमने लिख दिया। अब मिलियन में कितनी जीरो थी 6 जीरो, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 20 मिलियन। ये 20 मिलियन आपकी पॉपुलेशन है, ये 10 गीगावाट को यूज कर रही है। 10 गीगावाट ये क्या है, बिजली कंजम्पशन कर रही है। तो 1 गीगावाट 1000 मिलियन वाट के बराबर होता था। 1 गीगावाट कितना होता था, 1000 मिलियन के वाट के बराबर होगा। तो 10 गीगावाट कितना होगा, तो हमने ये 1 जीरो 10 के लिए यहाँ पे लगा दी, और पीछे मिलियन के लिए 6 जीरो हम लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब इनको काटेंगे, 0 से 0, 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 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1000, 2 एकम 2, 500 दूना 1000। तो एक आदमी, यहाँ टोटल ये पॉपुलेशन है और ये यहाँ पे विद्युत उपलब्धता है, यानी एक आदमी को कितनी है 500 वॉट विद्युत मिल रही थी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। किस दशक में प्रति व्यक्ति विद्युत की औसत उपलब्धता सर्वाधिक थी, यानी किस दशक में सबसे ज़्यादा बिजली मिल रही थी। अब देखो, अगर हम 1951 की बात करें, यहाँ पे 20 आदमी थे, 20 आदमी को क्या है 10 रोटी मिल रही थी, तो यहाँ तो आधे से भी कम, आधी आपको रोटी मिल रही थी। 1961 की अगर बात करें, 21 आदमी थे, 21 आदमी को 20 रोटी मिल रही है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 95%
एक आदमी को मिल रही है, पूरी भी नहीं मिल पा रही है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे 2011 में 35 आदमी थे, 35 आदमी को 100 रोटी मिल रही है, दैट्स मीन उनको इनफ रोटी मिल रही है। ऐसे आप इसको समझो, दैट्स मीन 35 लोगों को क्या है 100 गीगावाट बिजली मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनको मिल रही है। तो 2011 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, 2001 से 2011। वर्ष 1951 से 2011 के बीच कितने प्रतिशत विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई? अब विद्युत उत्पादन में 1951 से लेके 2011 तक 1951 से लेके 2011 तक कितनी वृद्धि हुई? तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 1951 क्योंकि इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू कितनी है 10, फाइनल वैल्यू कितनी है -100 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी है 20 गुणा हम इसको 100 से कर देंगे। ओके, तो इसके और इसके बीच डिफरेंस कितने का है 90 का। ये 0 से हमारा ये 0 कट गया, ये 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, ऊपर बचा 9 और 50, 9 और 50 को गुणा करेंगे, कुछ गड़बड़ हुई है। इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10 और फाइनल वैल्यू थी 100, तो ऊपर 90 बटा 10 आ जाएगा इनिशियल वैल्यू, क्योंकि 10 है गुणा 100। तो 0 से 0 काट दिया, अब यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 100, दैट्स मीन 900% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। ओके, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। NMEICT का अर्थ क्या है? NMEICT का अर्थ है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ये एक्रोनिम आपने याद कर लेनी है, पूछी जा सकती है आपसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? तो पिछले साल से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है? व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए यूज होता है, गूगल टॉक भी और वाइबर भी, तो ये तीनों है, दैट्स मीन एक डी इसका करेक्ट आंसर है। एक कंप्यूटर में बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं, एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। तो ये मेमोरी की यूनिट आपने याद रख लेनी है। ये बाइनरी से शुरू होती है, बाइनरी नंबर 0 और 1 से, फिर आपका निब्बल होता है, फिर आपका बिट होता है, फिर आपका बाइट होता है, फिर आपका KB होता है, फिर आपका MB होता है, फिर GB, फिर TB, फिर PB। इसमें सारा आपको पता होना चाहिए मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेरी कंप्यूटर की वीडियो में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन निवेशी डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है? माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माइक्रोफोन के थ्रू हम इनपुट देते हैं, उसको माइक्रोफोन के थ्रू कुछ इनपुट दिया जाता है, उसको कंप्यूटर को सुनाई देता है। कीबोर्ड से भी हम इनपुट देते हैं, उससे लिखते हैं। जॉयस्टिक से भी हम इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक पहले ज़माने में इस तरीके का यंत्र होता था, उसको इधर उधर हिलाते थे तो कर्सर हिलता था कंप्यूटर पे। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, दैट्स मीन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसके लिए आपको चार्ज नहीं करना पड़ता है। तो ये है मोजिला फायरफॉक्स, ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। MS वर्ड की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट का है। एक्रोबेट रीडर के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं और इसको आप ओपनली एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? MS वर्ड से अगर एक लेटर को हमने डिफरेंट लोगों को भेजना है तो हमें मेल मर्ज यूज करना पड़ेगा। मेल मर्ज एक तरीके का सिस्टम है जिसमें एक ही मैसेज को हजारों लोगों तक भी हम भेज सकते हैं एक साथ मेल मर्ज के द्वारा। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। अब ग्रामीण की बात हो रही है रूरल एरिया में। रूरल एरिया में क्या है, निकास धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा जिसमें धुएं का निकास नहीं होता है तो डेफिनेटली वो नाइट्रोजन ऑक्साइड वहां पे पैदा करेगा। लकड़ी के चूल्हे से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है और मिट्टी के तेल से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। तो ये चारों इसके तीनों इसके करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषण के कारण मानव को कैंसर हो जाता है? मानव को कैंसर होता है कीटनाशक के कारण। मानव को कैंसर अल्ट्रावायलेट किरणों से भी हो जाता है। जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसे में स्किन कैंसर होने की संभावना रहती है। ओके, तो कीटनाशकों से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमें कैंसर हो जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास रोकने में मदद नहीं मिलती है। बिल्कुल गलत है। अब पहले ही इसको समझ पा रहे हैं, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल आपने की तो डेफिनेटली क्या होगा, हमें पर्यावरण ह्रास रोकने में मदद मिलेगी। पॉपुलेशन कम रहेगी तो एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, तो नहीं मिलती, दैट्स मीन ए गलत है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। दैट्स मीन ए असत्य और सत्य। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच संबंध जटिल तो है, बिल्कुल सही बात, जटिल है, लेकिन यहां पे नहीं दिया है, वो बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? प्राकृतिक जो खतरा वो रासायनिक संदूषण, नेचुरल डिजास्टर। अब जंगल में आग नेचुरल कारणों से लग सकती है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऊपर से पत्थर अगर भूस्खलन हुआ उससे चिंगारियां उत्पन्न हुई, डेफिनेटली आग लग सकती है। बिजली कौंधना भी नेचुरल डिजास्टर है और भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग भी नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन जो केमिकल जो प्रदूषण होता है, कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है पानी, वो मानवीय खतरा है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की संस्थापित क्षमता को कहां तक बढ़ाने की योजना है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो 2022 तक की अगर बात करें तो 2022 तक इंडियन गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 175 गीगावाट तक बढ़ाने का टारगेट रखा है और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने का टारगेट 350 गीगावाट रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगर 2022 आपसे पूछे तो 175 गीगावाट। और इसमें यह भी पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी से कितनी करनी है, न्यूक्लियर से कितनी करनी है, सौर एनर्जी से हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है। आप एक बार गूगल कर लीजिए, पूरा आपके पास लिस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या टारगेट इंडिया ने किस किस से रखे हैं। वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत किलोवाट प्रति घंटा के संदर्भ में सही क्रम की पहचान कीजिए। दोस्तों, डेवलपमेंट को अगर हम देखा जाए तो अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो डेवलपमेंट का एक जो एस्पेक्ट है वो ऊर्जा खपत भी है कि कौन व्यक्ति कितनी ऊर्जा खपत करता है। जो देश जितनी ज्यादा प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत करता है वो उतना ज्यादा विकसित माना जाता है। तो यूएसए यहाँ पे नंबर 1 पे है। उसके बाद आपकी यूरोपियन कंट्रीज काफी आगे हैं ऊर्जा खपत में, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज नहीं दी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। रूस की ऊर्जा खपत सबसे ज्यादा है, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद ब्राजील। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रूसा का सामना आप कर चुके हैं, तो रूसा आपको पता लग गया होगा कि इसका लक्ष्य क्या था। सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना, अपर्याप्त असंरचना वाले विश्वविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालयों में
स्तरण करना। तो यहाँ पे ये सी भी सही यहाँ पे लग रहा है, लेकिन डी यहाँ पे गलत है। तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? जितनी भी आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें किसके आधार पे पक्षपात नहीं हो सकता है? उसमें धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं हो सकता है, लिंग के आधार पर पक्षपात नहीं हो सकता है, जन्म स्थान के आधार पर पक्षपात नहीं हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीयता के आधार पर पक्षपात किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान वाला बोले, पाकिस्तान की नेशनलिटी वाला बंदा बोले इंडिया में आके कि मेरा ये राइट है, मुझे यहाँ पे एडमिशन मिलनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो राष्ट्रीयता के आधार पर पक्षपात हो सकता है, लेकिन ABC के आधार पर पक्षपात नहीं हो सकता है। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सीमा तय की गई है, जो कि है 552, बिल्कुल सही बात है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। संसदीय निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं इसकी सीमा परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि इलेक्शन कमीशन। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन आयोग जो टाइम पर बिठाया जाता है। तो बी तो यहाँ पे गलत है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता, ये गलत है। लोकसभा स्पीकर के पास निर्णायक मत होता है। दैट्स मीन एक सही है और सी सही है। ए एंड सी करेक्ट आंसर है। दैट्स मीन एक इसका करेक्ट आंसर है। संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर किस में आता है? यह आता है राज्य सूची के अंदर। एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है। एडवोकेट जनरल जो स्टेट का होता है वो राज्यपाल के प्रसादानुसार या प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। राज्यपाल कभी भी उसको हटा सकता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा सीटों में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यूपी में है, यूपी के बाद महाराष्ट्र। दैट्स मीन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।